एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, इस वजह से टाइम लगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो हम हेनरी लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करने वाले हैं? हेनरीज लॉ को। ठीक है ना। हेनरीज लॉ से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हेनरीज लॉ होगा। ठीक है ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल, इसकी डेफिनेशन, इसकी एप्लीकेशन, ठीक है ना, पूछी जाती है पेपर में। ठीक है ना। तो हम, क्योंकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन को पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ठीक है ना। जरा देखिए, अगर मैं हेनरी लॉ की बात करता हूं तो ये डेफिनेशन है द पार्शियल प्रेशर। इसने कहा था पार्शियल प्रेशर यानी कि पी। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है ना। याद रहेगा नहीं रहेगा? सपोज दैट इस कंटेनर के अंदर दो तीन गैसें हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन कहा, CO2 कहा, और मैंने कहा कि इसके अंदर हीलियम है। अब ये जितनी भी गैसेज यहाँ पर हैं, ये सारी मिलकर इस कंटेनर के वॉल पे कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। ठीक है ना। तो उस वाले प्रेशर को आप बोलेंगे पी टोटल, टोटल प्रेशर। ठीक है ना। लेकिन सपोज दैट ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना इसकी वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करती है, यानी कि किसी गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को आप क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो इसमें लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। ठीक है ना, याद रहेगा। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए और कांस्टेंट लाइए, क्या? k। क्योंकि हेनरी ने दिया था इसलिए यहां पर h आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? p इज इक्वल टू kh x। ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये है आपका हेनरी हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। ये क्या आपका? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा। और ये आपको मैंने बता दिया, ये क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर। क्या है भाई? ये पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है ना। तो डेफिनेशन तो आप सीधी इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है। अब जरा एक छोटा सा फॉर्मूला और ड्राइव कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये है, एक और करते हैं। अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन यानी कि x से इज इक्वल टू क्या था? WA। पहले इससे पहले वाला फॉर्मूला देख लीजिए, क्या था इससे पहले वाला फॉर्मूला? ठीक है ना, वो देखिए जरा ध्यान से। क्या था इससे पहले वाला फॉर्मूला? Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इसमें पुट करता हूं तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? P इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई? P इक्वल टू क्या जाएगा? P इक्वल टू KH Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है ना भाई, एक फॉर्मूला आपका ये बना। ठीक है। और याद कीजिए लास्ट वाले लेक्चर में हमने, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा बच्चों, वो पिछले वाले लेक्चर को जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ चीजें आसान लगेंगी समझने में। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? WA MB अपॉन WB और MA। ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला था। अगर इस x की वैल्यू को, XA की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? P इक्वल टू KH WA MB अपॉन WB MA। ठीक है ना। तो आपका एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है ना। ये पार्शियल प्रेशर, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? WA वेट है A का, ये मास है B का, मोलर मास, यानी कि ये वेट B का है, और ये मास है A का। ठीक है ना, यानी कि मोलर मास। तो अब हम इस फॉर्मूले के बेस्ड और इस फॉर्मूले के बेस्ड या इसके हिसाब से क्या देखने वाले हैं? न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों। इसके हिसाब से क्या देखने वाले हैं? न्यूमेरिकल देखने वाले। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर मैं, क्योंकि मैंने देखा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर मैं प्लॉटिंग करता हूं किस किस के बीच में? मोल फ्रैक्शन के और प्रेशर के बीच में, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर प्लॉटिंग कैसे दिखाई देगी आपको? स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। इस बात को ध्यान रखना। इस प्लॉटिंग के ऊपर भी आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये प्लॉटिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा कि KH क्या? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ठीक है ना भाई, क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसकी वैल्यू जो है
वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगी, या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी या यही आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हेनरी लॉ से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको जरा। इसने कहा H2S, a toxic gas with a rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mole per kg. Calculate Henry's law constant. ठीक है ना बच्चों। अब गिवन क्या है, मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेपर में किस तरीके से लिखने वाले हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। बिना कैलकुलेशन किए भी 3 मार्क्स क्वेश्चन में आप 2 इजीली कैरी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इजीली आ सकते हैं आपके। अब सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं, तो मैं ये लिखता हूं, इसमें और कोई डेटा तो दिया नहीं, 0.195 मोल पर केजी। इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये मीन्स क्या होता है इसका, कि 0.195 मोल ऑफ, अब क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट H2S है तो मैंने H2S लिख दिया, ऑफ H2S प्रेजेंट या डिसॉल्व, ठीक है ना, क्या होगा, प्रेजेंट होगा या डिसॉल्व होगा, प्रेजेंट इन 1 kg। अच्छा 1 kg को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, 1000 ग्राम के बराबर लिख सकता हूं ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट यहां पर क्या है भाई, तो वाटर है, सॉरी सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, तो मैं वाटर, तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ क्या, वाटर लिख देता हूँ, वाटर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S निकल के आ गए, क्या निकल के आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इक्वल टू कितना, 0.195। इसको मैं Na के बराबर रखने वाला हूँ, किसके बराबर रखने वाला हूँ भाई, Na के बराबर रखने वाला हूँ, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ NB, तो NB मैं निकालने वाला हूँ, तो NB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है ना भाई। अभी वेट कितना दे रखा है, 1000 ग्राम, और मोलर मास वाटर का सभी को पता है 18 होता है, तो कितना आ जाएगा 55.55 या 56, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा मैंने, एट एसटीपी, क्या कहा मैंने, एट एसटीपी, याद रखना, एसटीपी पर जो हमारा प्रेशर होता है P, वो किसके बराबर होता है, 0.987 बार, जिसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं भाई, 1 बार के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये लिखो या लिखो की बात है, ये याद रखना, ये वैल्यू इसमें दी हुई नहीं है, लेकिन एसटीपी ऊपर ये वैल्यू होती है, इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में बस यही तो एक ट्रिक है, यही तो एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, KH Na अपॉन Na प्लस NB, ये लिखने वाला हूं मैं, ठीक है ना, याद रहेगा। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, क्या निकालना मुझे, KH निकालना, तो KH इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, KH इक्वल टू आ जाएगा, या वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद निकालते हैं, ये कितना है, इसको मैं 1 ही लिख लेता हूं, या 987 किसके बराबर लिख दिया मैंने, 1 के बराबर लिख दिया। KH मुझे फाइंड करना है, Na कितना है 0.195 अपॉन ये कितना है 0.195 प्लस 55.56, क्लियर, ठीक है ना बच्चों। अब यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, KH कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रखना यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यूनिट के मार्क्स होते हैं, इसलिए यूनिट को लिखना है, ठीक है ना, याद रहेगा, जो वैल्यू आएगी आपके यहां से निकल कर आ जाएगी, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको करना है, ध्यान से करना है, इस तरीके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है पेपर में पूछे जाने की, जो क्वेश्चन अच्छे हैं आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उन्हीं को कराया जाएगा, और आप अच्छे से अगर ये लेक्चर देखेंगे और करेंगे, पेपर तो यही से ही बन रहा है भाई, हर बार ही बनता है, ठीक है ना। चले आगे, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ देखने वाले हैं, जिसका नाम है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब सबसे पहले तो याद रखना है कि वोलेटाइल क्या होता है, तो बच्चों वोलेटाइल कंपोनेंट या वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि जो जैसे वाटर है, अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से गैसीय स्टेट में, तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, तो ये कैसा कंपोनेंट हुआ, ये वोलेटाइल कंपोनेंट,
इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। जो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। आप भी तो सब वोलेटाइल ही है। कैसे? रोज अपने आप से अपने मम्मी डैडी से वादा करते हैं कि आज से पढ़ना शुरू करेंगे और फिर नहीं पढ़ते, तो आप कैसे हुए, वोलेटाइल हुए नहीं हुए, ठीक है ना। चलिए, अब राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि मेरे पास ए और बी, मेरे पास ए और बी एक सॉल्यूशन है, जो एक सॉल्यूशन बनाते हैं ए और बी मिलकर, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूं ये मेरे पास क्या है, सोल्यूट है, पता कुछ है नहीं, वैल्यू नहीं दे रखी है, और ये मेरे पास क्या है भाई, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, क्लियर, याद रहेगा, क्योंकि वोलेटाइल है तो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होकर प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो इसने कहा कि प्रेशर, ये मैं कंपोनेंट, इसको मैं कंपोनेंट फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए और इसको मैं सेकंड दोनों मान लेता हूं। ए बी भी लिख सकते हो आप, या फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हो, यानी कि मैं P1 या मैं क्या लिख सकता हूं, PA, बात एक ही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट लिख दिया, याद रहेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हेनरी ने दिया, तो सिमिलर इसने भी दिया, तो क्या लिखा मैंने, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। लेकिन अब मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट में मैं कांस्टेंट लेकर आया था kh, लेकिन यहां मुझे वो कांस्टेंट नहीं लाना है, राउल्ट्स ने यही बात बदल दी। अब उसने यहां पर कांस्टेंट क्या दिया, P1 नोट। P1 नोट क्या है, P1 नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, क्या है भाई, प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट, ठीक है ना, याद रहेगा भाई, याद रहेगा। पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो चीज कांस्टेंट रहती है उसको एज ए कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। ये बात ध्यान रहेगी सभी की, याद रहेगी नहीं रहेगी। चलिए, अब मैं आगे देखता हूं, इसी तरीके से मैं सिमिलरली सेकंड को, यानी कि दूसरा कंपोनेंट भी तो हमारा वोलेटाइल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब यहां प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दीजिए, कांस्टेंट लाइए, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, क्लियर। अब ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, कंपोनेंट सेकंड, क्लियर भाई, याद रहेगा, ठीक है ना। तो एक आपका ये हो गया, ठीक है ना। इसमें भी, इसका भी प्योर स्टेट में जो होगा वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जो कांस्टेंट रहती है चीजें उसको एज कांस्टेंट यूज किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम इसमें यूज करने वाले, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अगर आप डाल्टन्स लॉ भी नहीं करते हैं तो एक छोटी सी बात समझ लिया, अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है पी टोटल, ठीक है ना, क्या निकालना है भाई, पी टोटल। तो बच्चों मैं पी टोटल को कैसे निकालूंगा, मैं दोनों प्रेशर को जोड़ दूंगा ना, P1 को और P2 को, किस किस को भाई, P1 और P2 को, तो P1 प्लस P2। अब P1 किसके बराबर है, P1 बराबर है P1 नॉट x1 के, और P2 किसके बराबर है, P2 नॉट x2 के। ये बात ध्यान रहेगी, ये किसके बराबर आ गए, P टोटल के। एक फॉर्मूला तो आपका ये बना, ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आप याद कीजिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा नहीं का। और x1 इक्वल टू किसके आ सकता है, 1 माइनस x2 के बराबर आ सकता है। तो मैं इस x1 की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, और जैसे ही मैं इस x1 की वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो ये देखो कैसे बनेगा, तो मैं लिखूंगा p टोटल इज इक्वल टू, क्या लिखूं, p1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस p2 नॉट x2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन आने वाला है, ध्यान से देखो, यहाँ पर x2 कॉमन आ जाएगा। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो P1 नॉट प्लस मैंने बाहर ले लिया, अंदर P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2। और बच्चों क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2, सेम साइन के साथ में बदल दिया, ठीक है ना। तो आपका एक फॉर्मूला ये तैयार होके आ गया, कौन सा फॉर्मूला तैयार होके आ गया, ये वाला फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, ये वाला, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे किया मैंने, तो राउल्ट्स लॉ के लिए, तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, इस फॉर्मूले का जैसे मैंने ड्राइव किया, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं है, ये ड्राइव है, ये पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, याद रहेगा नहीं। चलिए इसके शॉट लेना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसको लिख ले, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से लिखते रहे, याद होता रहेगा, नोट्स बनते रहेंगे छोटे छोटे। एक छोटी सी कॉपी ले लो, बस यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना,
ठीक है ना बच्चों, चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं राउट्स लॉ के ऊपर। देखिए इसने क्या कहा इस वाले क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, ठीक है ना, प्योर कह दिया। अब प्योर कह दिया तो पीए यानी कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, क्योंकि प्योर का ये दे रखा है 450 mm, और P2 यानी कि PB नॉट यानी कि P2 नॉट, बात एक ही है। मैं ये कितना दे रखा है भाई 700 mm। आगे क्या कहा, टेम्परेचर दे रखा है 350 केल्विन, 350। फाइंड आउट दी composition of liquid mixture if the total vapor pressure P total पूछा है भाई, सॉरी P total दिया हुआ 600 mm, ठीक है ना, याद रहेगा। तो हमें सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर निकालना है, तो हमारे पास यानी कि मॉलिफिकेशन कैलकुलेट करना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P total इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2, ठीक है ना भाई। इसकी वैल्यू कितनी है 600, P1 कितना है 450 है, प्लस माइनस सॉरी P2 की वैल्यू कितनी है 700 माइनस 450, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा x2, तो बच्चों यहाँ से निकल के आएगा आपका x2। मैं समझता हूँ इसको तो कैलकुलेट कर लेंगे नहीं कर लेंगे, इसको माइनस करके इसमें प्लस कर देंगे और डी से डिवाइड में जाएगा तो x2 निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है 1, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है x1, 1 की जगह मैं a b भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस x2, x2 आप यहाँ से कैलकुलेट करके लाएंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और पुट करते के साथ यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड है, मैंने पिछले लेक्चर में कहा तो आप बताएंगे, मैं तो सिर्फ टाइम बचाने की वजह से कैलकुलेशन स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो फिर कैलकुलेशन भी मैं करा दूंगा, लिख के रखूंगा, मैं बना के रखूंगा फिर डायरेक्टली, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है ना कि फिर यहाँ भी किया जाए, ये लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप बोर हो जाते होंगे, लेकिन बच्चों क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद फिर क्या करना है, वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकालना है, तो वेपर फेज में निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। वेपर फेज की हम कॉम्पोजिशन को YA से रिप्रेजेंट करते हैं, YA इक्वल टू क्या आ जाएगा PA अपॉन PA प्लस PB, ठीक है ना बच्चों। और PA की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, कहाँ 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 कहाँ, यस PA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले PA की वैल्यू बता देते हैं, चलो इसके बाद ये कर लेंगे भाई। तो PA इक्वल टू कैसे आएगा PA नॉट XA, याद आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, देखो P1 की वैल्यू कितनी है 450, और बच्चों x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी तो यहाँ पुट कर देंगे तो P1 आ जाएगा यानी कि PA आ जाएगा, ठीक है। और PB कैसे कैलकुलेट करेंगे, PB यानी कि P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ P1, ये किसके बराबर आ जाएगा P2, ये कैसा आ जाएगा भाई P2 नॉट x2, ठीक है ना। और P2 की वैल्यू कितनी है 700 इंटू x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के लाएंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। करने के बाद यहाँ इसको पुट करके ये निकल कर जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है देखो, इसके बाद आपको वेपर फेज में निकालना है, इसको हम YA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PA अपॉन PA प्लस PB, ठीक है ना। और जब दूसरी निकालोगे किसकी निकालोगे YB की, तो कैसे निकालोगे 1 माइनस A, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या निकाला मैंने कॉम्पोजिशन वेपर फेज, और ये मैंने क्या निकाला कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है ना, लिक्विड मिक्सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, ठीक है ना। कोई भी डाउट लगे आप बताएंगे, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। क्या कहा इसने, टू लिक्विड X and Y on mixing form ideal solution at 30 degree Celsius. The vapor pressure of solution containing 3 mole of X and 1 mole of Y at 550, ठीक है ना भाई। अब देखो इसने क्या कहा, इसने जो हमारे पास दिया है डेटा, उसके हिसाब से हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले, इसका गिवन लिखने वाले, ठीक है ना।
अब सबको पता है मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो x यानी कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इज इक्वल टू x ही लिख दिया मैंने, क्या होता है x अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y। समझ में आया ना भाई बच्चे? देखो ये वाला फॉर्मूला है, एक बार लिख के दिखा देता हूं फिर हटा देता हूं। x इक्वल टू na अपॉन na प्लस nb, इसकी जगह मैंने रख दिया x, इसकी जगह मैंने रख दिया y, बस इतना काम किया। क्लियर? ठीक है ना, हटा दो। चलिए चलिए, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 y के है और 3 उसके है, ध्यान से देखो ऊपर, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 3/4, 3/4 आ गया। इसको मैं अगर कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये 0.75, इस कैलकुलेशन में दिखाऊंगा, मैंने रखा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क है, ठीक है। इसके बाद मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ y इक्वल टू क्या लिखूंगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ x, तो 1 माइनस 0.75, ठीक है ना, क्या आएगा 0.75, तो इसको कितना लिख दूंगा भाई मैं 0.75, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है भाई, गड़बड़ मत करो बोर्ड में, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 0.25। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया, इसका इसका एक्स ए और एक्स वाई। अब देखो इसने क्या कहा, ये फर्स्ट उससे आया है, ठीक है ना, ये किससे आया, फर्स्ट से निकल के आया, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ सेकंड वाले का, फिर क्वेश्चन करेंगे बीच में, पहले सेकंड वाले को निकाल लेता हूँ। अब देखो बट व्हेन 4 मोल ऑफ x, अब की बार दो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट है, इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रहेगा आपको, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है ना, और ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना इसको जरा, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ x, तो फॉर्मूला वही n अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 4 अपॉन 4 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 4/5, ठीक है ना। तो x कितना आ गया 0.8 और x y मोल फ्रैक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ x, यानी कि 1 माइनस 0.8, यानी कि कितना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ y इक्वल टू कितना आ गया 0.2 आ, ठीक है ना। पहले यहां तक की बात देखो, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ये दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन का कंपोजिशन ये है, एक सॉल्यूशन में ये डेटा दिया होता है, इसके यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, एक सॉल्यूशन में ये डेटा दिया होता है, इसके यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। पहले मैं टोटल प्रेशर निकालूंगा, तो पी टोटल इक्वल टू क्या करूंगा मैं P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है ना भाई, P2 x2, याद रहेगा रहेगा। अब इसमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है हमारे पास, पहले वाले का कितना दे रखा है इतना, इसमें तो मैं लिखूंगा ये लिखा मैंने, ठीक है ना। P1 मुझे पता नहीं, ठीक है ना, x1 मुझे पता है, कितना है मेरे पास x1 इंटू 0.75 प्लस P2 भी मुझे नहीं पता, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कितना x2 पॉइंट, ये है मेरे पास इंटू 0.25, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 550, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पहले लिख देते हैं 0.7 P1 प्लस 0.25 P2, ठीक है ना। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैं इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूं 4 की कर लेता हूं, ठीक है ना। तो जब मैं 4 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करूंगा तो ये आएगा लगभग इतना, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये तो P2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 3P1, ठीक है ना। ये मेरी इक्वेशन बनी फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनी। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब ऐसी सिमिलरली मैं इस वाले डेटा से एक नई इक्वेशन बना दूं, फिर इसको कंपेयर करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं जरा दूसरी इक्वेशन बनाता हूं, अब मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला
ये वाला फॉर्मूला पी टोटल इक्वल टू, एक बार दोबारा लिखो, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। क्लियर? यहाँ कितना लिखूंगा अब की बार मैं लिखूंगा 560, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 560 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिख देता हूँ P1 और ये कितना है मेरे पास 0.8, ये मेरे पास 0.8 प्लस यहाँ पे लिखा तो P2, यहाँ पे कितना लिख दो L2 0.2। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ होल नंबर में, पॉइंट हट जाएंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैलकुलेशन देखते हैं मेरे पास है, यहाँ तो आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28, यहाँ जाएगा 4P1 नोट और यहाँ जाएगा P2 नोट। ठीक है ना बच्चों? अब ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है ना, ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा इनको, ठीक है ना भाई। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे लिखूंगा 2800 माइनस 2200 इज इक्वल टू 4P1 नोट माइनस 3P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P2। ठीक है ना बच्चों? तो ये तो आपको पता चला गायब हो गया, और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ करना, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 600 बचेगा, 600, तो 600 माइनस सॉरी 600 इक्वल टू 3 में से चला जाएगा, तो P1 नोट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 600 आ गई, नहीं आ गई? देखो जरा चेक करके, 600 आ गई P1 नोट की वैल्यू। अब P2 की निकालनी है, अगर आपको P2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसकी वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो मैं इसमें कर लेता हूँ, किसी में भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो P2 इक्वल टू, इसमें कर लूं, इसमें कर लेता हूँ, ठीक है ना, या इसमें कर लेता हूँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। P1 की वैल्यू को देखो इसमें कर लेता हूँ, तो एक सेकंड हो गया, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, 2200 इक्वल टू 3 इंटू P1 की वैल्यू कितनी है 600 प्लस P2, ठीक है ना बच्चों। अब P2 नॉट इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूँ माइनस 1800, तो यहाँ से P2 नॉट कितना आ जाएगा, यहाँ से P2 नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका 400, ये आ गया आपका आंसर। एक आपका आंसर ये रहा, एक आपका आंसर ये रहा, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाने की पॉसिबिलिटीज भी है बोर्ड में, ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इसका ये रहा, सेकंड पार्ट वो है, फिर ये दो टाइप के, ये वाला इससे बनाया है बच्चों, और ये वाला इससे बनाया है। अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो तो बताना, इसको दोबारा भी पढ़ा देंगे, वैसे आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन ना करेंगे जरूर, क्लियर। इसके छोड़ लेना चाहो ले लो, इसको सीरियल में आप उतार लेना, इसको सीरियल में आप उतार लेना, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठना, इसको सीरियल से आप उतार लेना स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टडी है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसको कहा जाता है भाई, जो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, उसको क्या कहा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे सबसे पहली बात करते हैं रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है ना। आप 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर मैं रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करता हूं, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो जरा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के लिए आप इसको जरा एक बार फिगर को समझिए, देखिए ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, जब प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। अब आप जब इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, तो हीट करके ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है ना। और ये जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसको मैंने कहा कि इसका जो प्रेशर होगा वो P नोट होगा, क्या होगा भाई, P नोट। इसके प्रेशर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, P नोट से, यानी कि वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट, क्लियर।
अब मैंने क्या काम किया, इसके अंदर एक सॉल्वेंट सोल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है। अब जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो बीच बीच में ये ब्लू वाले जो आपको दिख रहे होंगे, ये ब्लू वाले तो सॉल्वेंट के हैं, और जो ये ग्रीन वाले ये किसके हैं, ये सोल्यूट। अब ऊपर जो है सरफेस पर सोल्यूट पार्टिकल का सरफेस एरिया कम हो गया, क्योंकि कुछ एरिया किसने कवर कर लिया, सोल्यूट ने कवर कर लिया। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल का सरफेस एरिया कम हो गया तो उसकी वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी, ठीक है ना। तो उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी क्या होगा, कम ही होगा। तो इसके वेपर प्रेशर को मैंने शो कर दिया है किससे, सॉल्यूशन है तो पीएस। ये किसका है, सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो ये पीएस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब बच्चों ध्यान से आप देख पा रहे हो इसके अंदर ज्यादा प्रेशर था, तो यानी कि पी नॉट ज्यादा हुआ किसके कंपैरिजन में, पीएस के। तो अगर आपको लोअरिंग निकालनी है, यानी कि कमी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, पी नॉट में से पीएस को माइनस कर देंगे भाई, ठीक है ना। पी नॉट में से क्या कर देंगे, पीएस को माइनस कर देंगे। और जब पीएस को पी नॉट में से माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा निकल के। अब आपको निकालना है रिलेटिव, ठीक है ना भाई। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। इन दोनों के रिलेशन को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए याद रखना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, किसके, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। क्लियर, याद रहेगा। तो एक फॉर्मूला पर यहां से बना। अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, याद करो, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो मैंने क्या काम किया, एक फॉर्मूला बना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना बच्चों। एक फॉर्मूला मेरा ये बना। अब याद करो मोल फ्रैक्शन और किसके बराबर था भाई, मोल फ्रैक्शन और किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन एक बार और किसके बराबर था, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए एम ए, यहाँ पे क्या आएगा डब्ल्यू बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम बी। इस वाले फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, यानी इसको इसमें वैल्यू पुट करके क्या बना दूंगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, डब्ल्यू ए एम बी अपॉन डब्ल्यू बी और एम ए। एक फॉर्मूला आपका ये बना। तो आपके पास देखो कितने फॉर्मूले हो गए भाई, आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये वाला हो गया, एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला हो गया, एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला। अब इन तीन फॉर्मूले के बेस्ड आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। याद रहेगा, मेरा मेनली फोकस आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट पे नहीं है, न्यूमेरिकल है। और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया, अगर न्यूमेरिकल आपके पढ़े हुए आगे तो बाकी में तो आप स्कोर अच्छा कर ही ले रहे, क्योंकि जो मास्टर क्वेश्चन हम देंगे उनमें से लगभग आपका 50 टू 70 या 50 टू 70%, सॉरी 50 टू 70 मार्क्स का आपका उसमें से लगने वाला है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिंक करके आप एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है सुनिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, जब भी प्योर कह दिया, सबसे पहले गिविंग प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। एक लेक्चर में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सीबीएसई किस तरीके से चाहता है आपसे कि आप ऐसे आंसर लिखिए, ठीक है ना, देखने वाले हम। तो जब मैंने कहा गिविंग, तो पी नॉट इक्वल टू कितना दे दो भाई, 0.850 बार ये दिया हुआ है। क्लियर, नॉन वोलेटाइल सॉलिड वेन। अब डब्ल्यू दे दिया इसमें, डब्ल्यू ए, ठीक है ना, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है भाई, 0.5 ग्राम। अब डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ देखो ध्यान से, 39.39 ग्राम, ये ले लूंगा, ये बेंजीन है, ठीक है ना। मोलर मास यानी कि एम बी इक्वल टू दे रखा है 78 ग्राम पर मोल। याद रखना यूनिट का स्पेशल, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का दे रखा है पीएस इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.845 बार। क्लियर, याद रहेगा। अब पूछा क्या है, पूछा है आपसे इसका मोलर मास यानी कि एम ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है ना। ये काफी आसान क्वेश्चन है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखूं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम बी। क्लियर, याद रहेगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए कितना है 0.5, एम बी कितना है 78,
MA कितना है निकालना है, कैलकुलेट करना है, यही आपको, और WB कितना है 39। तो मैं यहाँ से समझता हूँ कि आप MA कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी आसान था, ठीक है ना, याद रहेगा, काफी आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, करके जाएंगे, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा। देख लीजिए स्क्रीनशॉट, आंसर निकालना इसका, कैलकुलेट जरूर करके देखना, कॉपी में लिखते जाइए क्वेश्चंस को, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं सीधी सी बात करूं तो कितना बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, सुनो ध्यान से, एक ग्राफ की आपको समझाते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा फोकस, इस ग्राफ को थोड़ा सा याद रखना, पेपर में पूछा नहीं जाता ज्यादा ये, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इस ग्राफ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है भाई, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सोलवेंट है, क्या है ये सोलवेंट, और ये नीचे वाला ग्राफ किसका है, सोल्यूट का है, ठीक है ना, याद रहेगा। सोलवेंट होगा जब प्योर स्टेट में, तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब जल्दी बॉयल हो जाएगा तो वो कितने पे बॉयल होता है, TB, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और नोट का मतलब प्योर, याद रखना, TB नोट का मतलब क्या है, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि सोलवेंट, क्लियर, याद रहेगा, क्या मतलब है इसका, TB नोट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, ठीक है ना, यानी कि सॉल्वेंट की बात कर रहा है। जब आप इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड कर देंगे, तो जब नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे ना, तो भाई सीधी सी बात है कि ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, बॉयल होगा फिर, ठीक है ना। तो अब इसका जो टेम्परेचर रखा है वो क्या है, TB, TB का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या मिला है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल ऐड करने से हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आपको कितना बढ़ा ये निकालना है, यानी कि मैं निकालता हूं एलिवेशन, क्या निकालता हूं भाई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कैलकुलेट करने वाला हूं, ठीक है ना। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, ज्यादा किसका सॉल्यूशन का, कम किसका है सॉल्वेंट का, तो निकलेगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा टीबी से, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, एक फॉर्मूला तो आपका ये तैयार। ये क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब फिर से वही स्टेटमेंट बनाते हैं जैसे पहले बताया, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, मोलैलिटी के, ठीक है ना भाई, इसको हटाएंगे, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे केबी, इस कांस्टेंट का नाम है बच्चों इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या नाम है भाई, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, याद रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है, तो अगर मैं आपसे कहूं इफ मोलैलिटी इज वन, वन को यूनिटली भी लिख देते हैं भाई, बात तो एक ही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू एम, नहीं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी, क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू किसके, केवी के। तो ये बात समझ में आ रही है। अब जब ये आपको समझ में आ गई तो कैसे लिख सकता हूं कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डायरेक्ट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिट, याद रहेगा, याद रहेगा नहीं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिट, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी, केल्विन केजी, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं ना, केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना। चले आगे, तो आपका क्या, क्या आ गया आपका KVM, ठीक है ना। और आप सभी को पता है मोलैलिटी किसके बराबर होती है, W2 अपॉन मोलर मास इनटू W। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी W2 अपॉन MM
इंटू W1। ठीक है ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। वो मैंने जो डेफिनेशन आपको समझाई थी उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसने कहा आंसर लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, याद रखना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अभी तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में किस तरीके से आंसर लिखने हैं वो भी बताऊंगा, सच चीज बताऊंगा धीरे धीरे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि W2 कितने ग्राम है 18, क्योंकि हमारा ये सोल्यूट है। और W1 कितने ग्राम है भाई 1 kg, तो 1 kg को kg में रहने दो जाते हैं। इसके बाद इसने क्या कहा है, हाँ इसका जो मोलर मास निकालेंगे आप, मोलर मास ऑफ क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना आएगा भाई 180। डायरेक्ट लिख देता हूं, आप सभी जानते हैं ग्राम पर मोल यूनिट का स्पेशल ध्यान रखेंगे, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे से एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1, इतने बार प्रेशर दे रखा है। अच्छा प्रेशर का में कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। केवी फॉर दिस, केवी दे रखा है तो केवी इक्वल टू क्या लिखूं पहले, केवी इक्वल टू कितना लिखूं भाई 0.52 केल्विन केजी पर मोल। याद रखना यूनिट, यूनिट का ध्यान रखना भाई। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं भाई डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है केवी W2 अपॉन mm इनटू W1। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं 0.52 इनटू W2 कितना आपका, W2 आपका 18, मोलर मास कितना आपका 180, और इनटू क्या कर दूं भाई, इनटू क्या कर दूं 1, तो ये तो कट गया इससे 10, और ये कितना आ गया डेल्टा टीवी इज इक्वल टू कितना आ गया 152 आ गया, ठीक है ना। इतना इसका ये आ गया। अब आपको डिसॉल्व करने के बाद इसका क्या होगा, तो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, इसको मैं दे जाऊंगा, इसको मैं दे जाऊंगा, तो टीवी इक्वल टू क्या कर देता हूं डेल्टा, सॉरी मुझे तो इसको कैलकुलेट करना, तो मैं इसको ले आऊंगा इधर, तो टीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट, ये कितना है 0.052, ये कितना है भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया भाई इसमें, एक सेकेंड, ये IPO कहाँ चल गया भाई, हाँ ठीक है, ये ठीक है ना। चलिए अब इसका कितना होता है 273.15, तो यहां से आपका टीवी कैलकुलेट होता है, ठीक है ना बच्चों, इस बात को ध्यान, ठीक है ना। चलिए आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं, जल्दी ही लेक्चर आने वाला है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।